Hi everyone, I hope you all are well. Welcome to Right Guidance and Ambition. My name is Anjali. इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द यूनिट 3 वो डिस्कस करने वाली हूँ। जैसे कि मैंने आपको सिलेबस एग्जाम पैटर्न की वीडियो में बताया था, यूनिट 3 के अंदर दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इससे पहले मैं यूनिट 1, 2 और यूनिट 3 का ए पार्ट जो है उसकी वीडियोज़ अपलोड कर चुकी हूँ। जिन्होंने अभी तक वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं उनके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी सब्जेक्ट की मैं वीडियोज़ अपने चैनल पर अपलोड कर रही हूँ आप लाइन वाइज देखो ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। Now without wasting more time, let's start with our topic. So question number 9, discuss the causes, consequences of the regionalism in India. तो सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन लिखना है। रीजनलिज्म इज़ अ मेजर प्रॉब्लम ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। तो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम की आज के टाइम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है एक रीजनलिज्म है। इट इज़ डीपली रिलेटेड टू द नेशनल इंटीग्रेशन। इंडिया की जो नेशनल यूनिटी है उस चीज़ को डीपली इम्पैक्ट करता है रीजनलिज्म। आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1953 आंध्र प्रदेश वॉज फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ तमिल लैंग्वेज। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया में सबसे पहली स्टेट जो भाषा के आधार पर अलग हुई थी वो आंध्र प्रदेश थी, जो 1953 में अलग हुई थी मद्रास एरिया से। रीजनलिज्म ग्रू लाइक अ मॉन्स्टर एंड डिमांड्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग अदर स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज बिगिन टू मल्टीप्लाई। इंडिपेंडेंस के टाइम में जो ये रीजनलिज्म की प्रॉब्लम है ये बहुत ही ज़्यादा स्प्रेड हुई सारे एरियाज़ में, और जितने भी एरियाज़ के लोग हैं वो डिमांड करने लगे अलग स्टेट बनाने की भाषा के आधार पर। इसीलिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बनाया जो 1956 के अंदर आया था, जिसमें ये लिखा था कि कोई भी रीजन अगर उसे लगता है कि वो किसी स्टेट से अलग होना चाहते हैं, उनकी लैंग्वेज अलग है, तो वो स्टेट अलग होकर वो अपनी स्टेट बना सकते हैं। बट जो ये फीलिंग है रीजनलिज्म की तब भी ख़त्म नहीं हुई। 1960 के अंदर जो बॉम्बे है उससे महाराष्ट्र और गुजरात स्टेट्स बनी। 1966 के अंदर पंजाब स्टेट जो है वो डिवाइड होकर पंजाब और हरियाणा दो स्टेट्स बनी। तो ऐसे ही इंडिया में धीरे धीरे करके सारे स्टेट्स जो है अलग होने शुरू हुए on the basis of language. Next heading है meaning. Regionalism means attachment and love for specific region in place of a country. Regionalism एक ऐसी feeling है जिसके अंदर लोग जो है एक specific region से अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, ना कि पूरी country से। The elements of diversity separate the people of particular region from the people of other region. जैसे कि हमें पता है इंडिया एक मल्टी रिलीजियस और मल्टी कल्चरल लैंड है, यहाँ पर डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए एक स्पेसिफिक रीजन में रहने वाले लोग जो है दूसरे रीजन के लोगों को अपने आप से अलग मानते हैं। तो इसीलिए रीजनलिज्म की जो फीलिंग है वो इंडिया में बहुत ज़्यादा जो है टाइम के साथ बढ़ गई है। नेक्स्ट हेडिंग है कॉजेज ऑफ रीजनलिज्म की। ये जो रीजनलिज्म की भावना है कि हम लोग इस रीजन से बिलोंग करते हैं ये इंपॉर्टेंट है कंट्री से भी। तो ये क्या रीजन्स हैं, इसके क्या कारण हैं? सबसे पहले है जोग्राफिकल फैक्टर्स। इंडिया एक वास्ट कंट्री है जिसमें लोग जो है जिस एरिया में रहते हैं उनका लाइफस्टाइल, उनका जो ईटिंग स्टाइल है, वो क्लोथिंग स्टाइल उस तरीके का होता है। तो इसीलिए वो अपने आइडेंटिटी को सेपरेट मानते हैं दूसरे कम्युनिटी या फिर रीजन से, जिसकी वजह से रीजनलिज्म की जो भावना है उनमें आती है। सेकंड पॉइंट है इकोनॉमिक फैक्टर्स। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया में इकोनॉमिक प्रोग्रेस हुआ है जिसके कारण कुछ एरियाज़ जो हैं रीजन्स वो ज़्यादा डेवलप्ड हो गए टाइम के साथ और कुछ एरियाज़ पीछे छूट गए, जिसकी वजह से रीजन्स का जो गैप है वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। इस एरिया में लोग लेस डेवलप्ड है, टेक्नोलॉजी को इतना नहीं जानते हैं, उस रीजन के लोग जो है अपने आप को अलग मानते हैं उस एरिया से जहाँ पे लोग वेस्टर्नाइज्ड है, टेक्नोलॉजी प्रो है। थर्ड पॉइंट है कल्चरल फैक्टर। इंडिया में बहुत सारे कल्चर्स एग्जिस्ट करते हैं, इसी कल्चरल डाइवर्सिटी के कारण तमिल्स और नागाज ने सेपरेट इंडिपेंडेंट स्टेट्स की डिमांड की थी सेंट्रल गवर्नमेंट से। फोर्थ पॉइंट है लैंग्वेज फैक्टर। इंडिया के अंदर 22 कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेजेस हैं और उसके अलावा 1600 से भी ज़्यादा डायलेक्ट्स बोले जाते हैं। लैंग्वेज एक मेन कारण है रीजनलिज्म का। ये बहुत सारी स्टेट्स के अंदर ये बोला गया है कि उनकी लैंग्वेज अलग है और उन्हें एक स्टेट के अंदर ज़बरदस्ती जो है एक लैंग्वेज फोर्स की जा रही है उन लोगों पर बोलने के लिए। तो बहुत बार मूवमेंट्स चली हैं अलग अलग स्टेट्स पे लैंग्वेज इशू को लेके, जैसे कि आंध्र प्रदेश के अंदर, बॉम्बे, पंजाब और बहुत सारी इंडियन स्टेट्स में।
फिफ्थ है पॉलिटिकल फैक्टर। हमेशा पावर कैप्चर करने के लिए स्ट्रगल रहती है लीडर्स के बीच में। इंडिपेंडेंस के टाइम में ये काफ़ी ज़्यादा जो है प्रॉब्लम देखने को मिली है, और लोकल लीडर्स जो है हमेशा रीजनलिज्म की प्रॉब्लम को क्रिएट करते हैं। वो पॉपुलर ही इसीलिए होते हैं क्योंकि वो रीजनल और लोकल प्रॉब्लम्स को लोगों के सामने रखते हैं। वो सिर्फ लोकल पार्टीज़ बनाते हैं और लोकल इश्यूज़ पे ही बात करते हैं, तो इससे भी रीजनलिज्म की प्रॉब्लम जो है क्रिएट होती है। 6 पॉइंट है रिलीजियस फैक्टर्स। इंडिया एक मल्टी रिलीजियस कंट्री है जिसमें बहुत सारे धर्म देखने को मिलते हैं। कई बार क्या होता है, कुछ स्टेट्स के अंदर कुछ धर्म के लोग एक ही रीजन में रहते हैं, जिसकी वजह से पॉलिटिकल लीडर्स के लिए इजी हो जाता है उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करना और उन्हें अट्रैक्ट करना अपनी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, ताकि वो पावर में आ सकें। जैसे कि सिख लोग जो है सिर्फ पंजाब वाले एरिया में रहते हैं, मुस्लिम्स जम्मू कश्मीर में, क्रिश्चियंस नॉर्थ ईस्ट वाली स्टेट्स में। ये जो रिलीजियस फैनेटिज्म है, इससे भी सेपरेटिज्म की भावना पैदा होती है कि वो कहते हैं कि उन्हें अपनी एक अलग से स्टेट चाहिए। 7 पॉइंट है माइग्रेटरी फैक्टर्स। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा गया है कि जो इंडियन नागरिक है वो इंडिया के किसी भी पार्ट में रह सकता है, बिजनेस या प्रोफेशन कर सकता है। कई बार ये देखने को मिलता है जो नागरिक होते हैं एक स्टेट के, वो दूसरी स्टेट में माइग्रेट होकर चले जाते हैं, वहाँ पर अपना ट्रेड या बिजनेस सेटअप करते हैं। कुछ टाइम बाद जब उन्हें सक्सेस हासिल होती है तो उसी स्टेट में वो परमानेंटली रहना स्टार्ट कर देते हैं। अब उस स्टेट के जो लोकल लोग होते हैं, जो देखते हैं कि किसी दूसरे स्टेट का पर्सन आकर उस स्टेट में इतना फेमस हो गया, सक्सेसफुल हो गया, पैसे कमा रहा है, तो इस चीज़ को वो टॉलरेट नहीं कर पाते हैं और उनके खिलाफ जो है हेटनेस क्रिएट हो जाती है। तो इससे भी रीजनलिज्म की भावना पैदा होती है कि ये रीजन हमारा है और इस रीजन में हमारे लोग ही काम करेंगे और हर फील्ड में आगे आएंगे। 8th पॉइंट है लैक ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। अब ये जो सेपरेटिज्म यानी अलग होने की भावना है उन एरियाज में ज़्यादा रहती है जो कट ऑफ होते हैं इंडिया से, यानी कि वो पिछड़े हुए इलाके जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन नहीं है। वहाँ के लोग शहरों से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, वहाँ से जुड़ नहीं पाते हैं, वो हमेशा अलग रहते हैं अपने ही एरिया में। ऐसे कंडीशन में जो वो एरिया है उससे उनका जो लगाव है, उनका जो लव है, लॉयलिटी है, वो ज़्यादा होती है इंडिया के मुकाबले। तो उस रीजन के लिए वो लोग जो है ज़्यादा वफादार रहते हैं, ना कि इंडिया के लिए। 9th पॉइंट है साइकोलॉजिकल फैक्टर। अब ये जो रीजनलिज्म की भावना है ये रिलेटेड टू माइंड है कि लोगों के माइंड में ये चीज़ डाल दी जाती है कि आपका क्षेत्र, आपका रीजन वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे भारत से। आपकी जो लोकल प्रॉब्लम्स है वो आपके मेन मुद्दे होने चाहिए, ना कि नेशनल प्रॉब्लम्स। तो इसीलिए ये देखने को मिलता है कि लोग जो है वो ज़्यादा रीजनल लॉयल होते हैं, कि अपने एरिया को लेके ज़्यादा एक्टिव होते हैं, वहाँ पर मुद्दे उठाते हैं, वहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, ना कि नेशनल लेवल के। 10th पॉइंट है राइजिंग फ्रस्ट्रेशन। फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स थे उन्होंने लोगों में आशा जताई कि जैसे ही फॉरेन रूल यानी ब्रिटिश रूल ख़त्म होगा, उनकी जितनी भी आर्थिक और सामाजिक प्रॉब्लम्स हैं वो अपने आप ख़त्म हो जाएंगी। अब हमें एक चीज़ ये पता है कि उस टाइम पे भारत की कंडीशन बहुत बुरी थी और काफ़ी साल लग गए भारत को स्टेबल होने में, और कुछ एरियाज़ जो थे उस टाइम पर बहुत ही पिछड़े हुए इलाके थे जिनमें डेवलपमेंट नहीं हो सकी। तो इसीलिए उन लोगों में जो था फ्रस्ट्रेशन आ गया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट उनकी बात ही नहीं सुन रही है, उनके लोकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर रही। इस चीज़ का सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाया रीजनल पार्टीज़ ने। टाइम के साथ वहाँ पर लोकल पार्टीज़ या फिर रीजनल पार्टीज़ हम कह सकते हैं जो बननी स्टार्ट हुई, जिन्होंने सिचुएशन का पूरा फ़ायदा उठाया, लोगों को एक्सप्लॉयट किया पावर में आने के लिए। और उन रीजनल पार्टीज़ ने जो रीजनलिज्म की भावना है उसको और इंक्रीज़ कर दिया लोगों के अंदर। नेक्स्ट हेडिंग है इम्पैक्ट और कॉन्सिक्वेंसेस। की जो रीजनलिज्म की भावना है कि हमारा रीजन अलग है, हमें अपनी सेपरेट स्टेट चाहिए या हमें अलग होना है, तो उससे क्या असर हमें देखने को मिलता है इंडिया में। इसके अंदर जो एक सेपरेट एरिया होता है या रीजन होता है वो इंडिपेंडेंट कंट्री बनाने की बात करते हैं। इंडिया में सबसे पहले इसकी डिमांड उठी थी मद्रास वाले एरिया में, और एक सिख लीडर थे मास्टर तारा सिंह पंजाब के अंदर, जिन्होंने एक सेपरेट कंट्री बनाने की मांग उठाई थी। उस एरिया का उन्होंने नाम बोला था खालिस्तान। सेकेंड पॉइंट है डिमांड फॉर सेपरेट स्टेटहुड। 1953 में सबसे पहली स्टेट जो भाषा के आधार पर अलग हुई वो आंध्र प्रदेश थी। स्लोली ये डिमांड जो है लिंग्विस्टिक बेसिस पे कि स्टेट्स बननी चाहिए पूरे कंट्री में फैल गई।
सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस टाइम पर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बनाया 1956 के अंदर, ताकि जो स्टेट जो है भाषा के आधार पर इंडिया में अलग होना चाहती हैं उनके लिए एक प्रोविज़न है सरकार की तरफ से, वो लेटर डालकर अपनी बात आगे कह सकते हैं। 1960 के अंदर बॉम्बे जो था वो डिवाइड हुआ महाराष्ट्र और गुजरात के अंदर भाषा के आधार पर। 1966 के अंदर पंजाब जो है डिवाइड हुआ पंजाब और हरियाणा के बीच में। तो यहाँ पर बहुत सारे इंडिया में स्टेट्स देखने को मिले हैं जो लैंग्वेज के बेसिस पे अलग हुए और उनको एक सेपरेट स्टेटहुड का जो है दर्जा मिल गया। थर्ड पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़। अब लोगों के लिए अपना रीजन जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है और उनकी जो रिलीजियस फीलिंग्स हैं उस रीजन को लेके वो बहुत हायर लेवल तक पहुँच गई थी एक टाइम तक आकर, कि सारे लोग जो है अपने रीजन को ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानते थे इंडिया से भी। तो इसीलिए बहुत सारी रीजनल पार्टीज़ का फॉर्मेशन हुआ। जितनी भी रीजनल पार्टीज़ बनी हैं वो हमेशा रीजनल लेवल पे वर्क करती हैं। उनके जो इंटरेस्ट होते हैं वो लोकल लेवल के होते हैं, वो कभी भी नेशनल लेवल की बात नहीं करते। उनके एजेंडाज जो होते हैं बिल्कुल रीजनल होते हैं, ताकि जो रीजनल लेवल के लोग हैं उन्हें वोट दें और पावर में लेकर आए। अब यहाँ पर बहुत सारी रीजनल पार्टीज़ जो है आज के टाइम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर, जैसे कि अकाली दल इन पंजाब, नेशनल कॉन्फ्रेंस इन जम्मू कश्मीर, DMK एंड IAADMK इन तमिल, तेलुगु देशम इन आंध्र प्रदेश एटसेट्रा। फोर्थ पॉइंट है रीजनलिज्म एंड फॉर्मेशन ऑफ मिनिस्ट्रीज। जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स बनाते हैं या उनमें वर्क डिवाइड करते हैं तो वो इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि पूरे क्षेत्र के जितने भी रीजन्स हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कोई ना कोई उस एरिया से पर्सन जो है आगे आए, ताकि उस एरिया की प्रॉपर जो प्रॉब्लम्स हैं वो सरकार को पता लगे और वो पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स बना सके उस एरिया के लिए। उस एरिया को ऐसा ना लगे कि वो अलूफ है, उनको पीछे छोड़ा जा रहा है या फिर आइसोलेट किया जा रहा है। इससे जो है मिनिस्ट्रीज़ के थ्रू एक पूरा नेशनल आउटलुक मिलेगा, गवर्नमेंट जो है पूरे इंडिया के लिए काम कर पाएगी। फिफ्थ पॉइंट है रीजनलिज्म एंड एजिटेशंस। अब इस रीजनलिज्म की फीलिंग के कारण जितने भी लोग हैं वो एजिटेशंस लॉन्च करते हैं, मूवमेंट्स करते हैं, धरना करते हैं, रैलीज निकालते हैं, ताकि उनके इंटरेस्ट जो है वो प्रोटेक्ट हो पाए, सरकार उनकी तरफ ध्यान दे। अब पंजाब के अंदर अकाली दल ने भी बहुत बार पॉलिटिकल एजिटेशंस की हैं, रैलीज निकाली हैं अपने एजेंडा सरकार से मनवाने के लिए। अगर ये पॉलिटिकल एजिटेशंस होती रहेंगी तो ये नेशनल इकोनॉमी के लिए भी खतरा है और उस रीजन के लिए भी खतरा है, क्योंकि वो रीजन जो है आगे एडवांस नहीं हो पाएगा, बैकवर्ड ही रह जाएगा टाइम के साथ। इस पॉइंट है सन्स ऑफ द सॉइल कॉन्सेप्ट। ये जो फीलिंग है रीजनलिज्म की, इससे इस कॉन्सेप्ट को और बढ़ावा मिलता है, जिसका मतलब होता है कि जो ओरिजिनल इन्हेबिटेंट्स हैं, जिस रीजन से जो लोग ओरिजिनली बिलोंग करते हैं, उनका ये अधिकार है उस एरिया में जॉब करने का और सरकार उससे रिलेटेड जो है स्पेशल राइट्स उनको दे, उनके लिए जो है स्पेशल पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स निकाले जो उस रीजन के ओरिजिनल लोग हैं। इसकी वजह से जो है रीजनलिज्म की भावना का जो कॉन्सेप्ट है वो और स्ट्रॉन्ग होता है। आज के टाइम में हमें जो है बहुत सारे नारे ऐसे सुनने को मिलते हैं, बंगाल फॉर बंगालीज, असम फॉर असामीज़, महाराष्ट्र फॉर महाराष्ट्रियंस, तमिलनाडु फॉर तमिल्स, हरियाणा फॉर हरियाणवीज़ एंड पंजाब फॉर पंजाबीज़, कि किसी और की जगह नहीं है उन स्टेट्स में, सिर्फ जो ओरिजिनल लोग हैं वहाँ के वही वहाँ पर काम करेंगे, वही वहाँ पे सेटल डाउन होंगे। सेवेंथ पॉइंट है इंटर स्टेट डिस्प्यूट, यानी कि स्टेट्स के बीच में जो लड़ाई झगड़े हैं वो रीजनलिज्म फीलिंग के कारण बढ़ते जा रहे हैं, जैसे कि बाउंड्री को लेकर या फिर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन या पावर प्लांट्स को लेकर। अब यहाँ पर बाउंड्री डिस्प्यूट है महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में, चंडीगढ़ प्लेस जो है उसके लिए डिस्प्यूट है पंजाब और हरियाणा के बीच में, कावेरी रिवर जो है उसके वाटर के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कर्नाटका और तमिलनाडु स्टेट्स जो है उनके बीच में डिस्प्यूट है। तो यहाँ पर रीजनलिज्म की फीलिंग जो है जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी उतनी स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट्स जो हैं वो बढ़ते जाएंगे। नाउ एंड में कंक्लूजन 4 to 5 लाइन्स एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट द कंक्लूजन इन द एंड। इससे आपका आंसर जो है कंक्लूड हो जाएगा। कोई भी इंपॉर्टेंट लाइंस जो हमने पूरे क्वेश्चन में डिस्कस की हैं आप यहाँ पे लिख सकते हो। इन केस आपको नहीं पता लगेंगी लाइंस, मैंने आपके लिए यहाँ पे लाइंस लिख दी हैं, आप यहाँ से रीड कर लेना। I hope you will find this video informative and helpful. If you have any doubt related to this video or syllabus, please comment below. Share this video with your friends and subscribe the channel so that you will get the notification on time. All the best achievers. Have a nice day.